नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनैलिटी को हम हिंदी में व्यक्तित्व भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में। और पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज भी हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं मेनली जो टाइप थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। और उसमें भी हम बात करेंगे, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए उनकी थ्योरी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मैं बात करूं टाइप थ्योरी की, तो टाइप थ्योरी क्या होती है ये तो अभी हम समझेंगे ही, लेकिन टाइप थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस अभी करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स देखिए साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ पर्सनैलिटी को लेकर सबसे पहली जो इन्होंने थ्योरी दी थी हिपोक्रेट्स ने। इनकी थ्योरी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या कहा था पर्सनैलिटी के बारे में। उसके बाद हम क्रैशमर की बात करेंगे। क्रैशमर का नाम भी बहुत फेमस है। क्रैशमर की थ्योरी डिस्कस करने के बाद हम शेल्डन की थ्योरी पर आएंगे कि शेल्डन क्या कहते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जुंग की थ्योरी। एंड लास्ट जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो आइजेंक की थ्योरी। ठीक है, तो इन सब की थ्योरी इस टाइप थ्योरी के अंतर्गत ही आज हम इस वीडियो में समझ लेंगे। तो इस वीडियो में काफी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। टाइप थ्योरी जितने भी हैं वो आप सब समझ जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन डायरेक्ट थ्योरी पे आने से पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी शब्द देखिए ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार सुन रहे होंगे, पर्सनैलिटी आपने सुना भी होगा। अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपकी की जाती है। बहुत बड़े बड़े जो इंटरव्यूज होते हैं, जैसे यूपीएससी के हो गए, आईएएस के इंटरव्यूज हो गए, केंद्रीय विद्यालय में जब आप एज अ जब प्राइमरी टीचर या किसी भी चीज का आप देते हैं ना, टीचिंग वैकेंसीज जो होती हैं उनमें भी इंटरव्यूज आपको देखने को मिलता है। तो इंटरव्यूज में बेसिकली होता है कि आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, यानी कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। क्योंकि आप देखेंगे जो यूपीएससी हो गया या केवीएस हो गया, उसमें आप रिटर्न एग्जाम तो ऑलरेडी क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब आपकी नॉलेज तो ऑलरेडी टेस्ट हो गई है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो पर्सनैलिटी क्या होती है उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पर्सनैलिटी को लेकर के एग्जैक्टली अगर हम इसके पहले तो शाब्दिक अर्थ पे समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। पर्सनैलिटी की मैं बात करूं तो देखिए ये ना परसोना शब्द से बना है। परसोना, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा या मास्क। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें पर्सनैलिटी की, तो एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का मुखौटा है। अब ये मुखौटा क्या हो सकता है, मुखौटा मतलब जो सामने वाला व्यक्ति मुझे देख पा रहा है। तो पर्सनैलिटी का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो मतलब सामने वाला व्यक्ति जो हमें देखता है, जैसा हम सामने वाले व्यक्ति को दिखते हैं वो पर्सनैलिटी होती है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है जो कि बहुत ही नैरो मीनिंग है। इसके वाइडर मीनिंग की बात करें तो पर्सनैलिटी में दो चीजें इंक्लूड होती हैं। वो है एक आपका जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, एक्सटर्नल, एक मिनट, एक्सटर्नल की स्पेलिंग, एक्सटर्नल, और दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल ये दो चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। एक्सटर्नल मतलब जो आप जैसा सामने वाले को दिख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, आपका रंग रूप कैसा है, ठीक है, आपकी कद काठी कैसी है, शरीर कैसा आपका दिखने में है, ठीक है, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं जनरली। और जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम जो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वही हमें प्रभावित करती है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा होता है इंटरनल एस्पेक्ट्स। इंटरनल एस्पेक्ट्स मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी वैल्यू सिस्टम कैसी है, आपका इमोशनल कंट्रोल कैसा है, आप कितने सोशल हैं। ये कुछ ऐसे इंटरनल एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम उसके सिर्फ एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को ही समझ पाते हैं। या मान के चलिए आप किसी व्यक्ति से मतलब जानते नहीं है, कभी मिले नहीं उससे, सिर्फ आप उसको दूर से देख रहे हैं, तो आप उसके सिर्फ एक्सटर्नल
एस्पेक्ट्स को देखकर ही उसकी पर्सनैलिटी काफी हद तक जज करते हैं, लेकिन जबकि उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इंक्लूड होता है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल मीनिंग पर्सनैलिटी का। अब इसको लेकर के बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन भी दी है अपनी अपनी कि भाई पर्सनैलिटी क्या होती है। लेकिन क्योंकि हम जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज स्टार्टिंग में जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारी डेफिनेशन दी गई लेकिन वो इतना फिट नहीं बैठ रही थी। जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में और स्टडी करते गए, नई नई चीजें इसमें जुड़ती गई, और उसके बाद जो सबसे अच्छी और बेस्ट जो डेफिनेशन मानी जाती है वो ऑलपोर्ट की मानी जाती है। ठीक है, ऑलपोर्ट, ऑलपोर्ट से पहले 49 डेफिनेशन दी जा चुकी थी, उसको स्टडी किया ऑलपोर्ट ने अच्छे से, और 50वीं डेफिनेशन ऑलपोर्ट ने खुद से दी। ठीक है, और इसमें जब इन्होंने डेफिनेशन दी तो इनकी डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, क्योंकि अभी हम इनकी डेफिनेशन के बेस पर पर्सनैलिटी को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑलपोर्ट कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within an individual of those psychophysical system that determines unique adjustment to his environment। ये अभी तक की सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है पर्सनैलिटी को लेकर के। और इस डेफिनेशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जैसे पर्सनैलिटी इज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस यूनिक एडजस्टमेंट। तो अब हम पर्सनैलिटी को अगर इनके डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो पर्सनैलिटी क्या है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाती रहती हैं या थ्रू आउट योर लाइफ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें, हमारे व्यवहार में हर समय परिवर्तन आता रहता है। हम जैसे जैसे नई नई चीजें सीखते हैं हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। बहुत सारी वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हम सीखते रहते हैं और अपने अंदर ऐड करते रहते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हम ऐड करते रहते हैं, यानी कि चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो डायनामिक है। और इन्हीं सबका एक ऑर्गेनाइजेशन होती है पर्सनैलिटी। किन चीजों का, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी बिलीव्स होती हैं, इन सबका क्या है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और वो भी साइकोफिजिकल सिस्टम, ध्यान रखिएगा कि साइकोफिजिकल सिस्टम, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम। साइकोफिजिकल सिस्टम का मतलब क्या है, साइको मतलब आपके मन से संबंधित और फिजिकल मतलब आपकी बॉडी से संबंधित। तो जैसा कि अभी मैंने बताया भी आपको स्टार्टिंग में, पर्सनैलिटी के दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट हो जाता है आपका, एक इंटरनल एस्पेक्ट होता है। तो इंटरनल का मतलब साइको हो गया और एक्सटर्नल का मतलब फिजिकल हो गया। तो इन दोनों के ही जितने भी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डायनामिक्स होते हैं, उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है पर्सनैलिटी, जो क्या करता है, डिटरमाइंस यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। और ये क्या करता है कि आपको आपके एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है किसी भी व्यक्ति के लिए, और आप में भी बहुत जरूरी है कि आप अगर एज अ टीचर आपने अपने आप में कैरियर देखते हैं, कि आप एज अ टीचर अपना कैरियर देखते हैं, तो आपको अपने पर्सनैलिटी में उसी हिसाब से चेंज लाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए सहन शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि देखिए जब आप क्लास में जाते हैं ना तो 30-30 40-40 बच्चे होते हैं जिनको आपको हैंडल करना होता है एक बार में, और वो बच्चे इतने शरारती होते हैं, इतनी ज्यादा उनकी एनर्जी लेवल होती है ना, कि वो इतने एक्टिव होते हैं कि आपको उन बच्चों को देखना है। कई बार आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों को सहन करते हुए शांत दिमाग से बच्चों के साथ डील करना है। तो सहन शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी टीचर के लिए, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आपकी पर्सनैलिटी भी टीचर वाली होगी। दूसरा, अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अपीयरेंस का मतलब मैं यहाँ पे आपके रंग रूप की बात नहीं कर रहा हूँ, कद घाटी की नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके मैं ड्रेसिंग सेंस की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि टीचर को कॉपी करते हैं, है ना। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। एज अ टीचर जब आप जा रहे हैं तो आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करना पड़ता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि वो लगे कि हाँ आप एक अच्छी पर्सनैलिटी हैं, एज अ टीचर आप लगने चाहिए। तो ये तो बस मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारी जो साइको एंड फिजिकल जो भी चीजें होती हैं वो किस तरीके से पर्सनैलिटी का पार्ट होती है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे डेफिनेशन। ऑलपोर्ट की डेफिनेशन अच्छी है, इसको आप चाहे तो याद भी कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में बात कर ली हमने, अब हम आते हैं थियरीज पे। तो थियरीज की अगर मैं बात करूं तो पर्सनैलिटी की जनरली दो तरह की थ्योरीज बताई जाती हैं। एक होती है टाइप थ्योरी, जो कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एक होती है ट्रेट थ्योरी, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप थ्योरी को प्रकार सिद्धांत हिंदी में कह देते हैं, और ट्रेट थ्योरी को शील गुण सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, तो टाइप थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी, आज हम सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में नहीं। लेकिन हाँ, क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं तो थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। देखिए टाइप थ्योरी में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो कि सारी थ्योरीज तो आज हम कवर कर ही लेंगे। इसी प्रकार से ट्रेड थ्योरी में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसको हम बाद में कवर करेंगे। अभी थ्योरीज कैसे क्लासिफाई की गई हैं, पर्सनैलिटी की बात करूं तो बहुत सारी थ्योरी है जिनको मेजरली दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, टाइप थ्योरी एंड ट्रेड थ्योरी। टाइप थ्योरी वाली जितनी भी थ्योरीज हैं, बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें जिन लोगों ने भी ये टाइप थ्योरी दी है या जिनकी भी थ्योरी हम डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनैलिटी को टाइप्स में बांटा है। उन्होंने गुण पे ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने टाइप पे ज्यादा फोकस किया है। कि उन्होंने क्या किया है कि जितने भी लोग होते हैं ना, सबको टाइप के आधार पे कैटेगराइज कर दिया। मतलब 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप्स उन्होंने बता दिए, और उस प्रकार से उन्होंने कैटेगराइज कर दिया पर्सनैलिटी को। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ट्रेड थ्योरी की, तो इन्होंने ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। इन्होंने तो बल्कि ट्रेड पे फोकस किया है कि भाई गुण ज्यादा मैटर करता है, गुण के आधार पे इन्होंने चीजें बताई हैं, थ्योरीज दी हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है टाइप थ्योरी में एंड ट्रेड थ्योरी में। हम बढ़ते हैं आज की अपनी इस वीडियो के अनुसार टाइप थ्योरी के बारे में बात करेंगे। टाइप थ्योरीज, टाइप थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं, हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले बात की थी या थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की। हिप्पोक्रेट्स का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, लगभग आज से 400 बीसी पहले, 400 बीसी, देख लीजिए कितने समय पहले दी गई ये थ्योरी है, 400 बीसी पहले। हिप्पोक्रेट्स ने जब अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी तो उन्होंने कहा था कि भाई जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, और वो जो 4 हिस्से होंगे वो डिपेंड करता है बॉडीली फ्लूइड पे। हिपोक्रेट्स का मानना था कि हर एक व्यक्ति में किसी कोई खास तरह का फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड जो होता है वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, 4 तरह के उन्होंने बेसिक फ्लूइड्स बताए थे। पहला इन्होंने बताया था येलो बाइल, सेकंड जो इन्होंने बताया था ब्लैक बाइल,
थर्ड जो इन्होंने बताया था दैट वाज ब्लड, एंड लास्ट जो इन्होंने बताया था दैट वाज फ्लेज्म। तो इस प्रकार से इन्होंने चार तरह के फ्लूइड्स बताए थे कि चार तरह के फ्लूइड्स होते हैं, और जिस व्यक्ति में जो फ्लूइड होता है उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन होती है। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली है येलो बाइल। येलो बाइल का कहना है कि जिस व्यक्ति में येलो बाइल फ्लूइड होता है अक्सर उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो थोड़ा सा गुस्सैल टाइप का होता है। ठीक है, उसको गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ा सा मतलब होता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा आप कह लीजिए, चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज कह सकते हैं आप, तुनक मिजाज टाइप का। ठीक है, अक्सर ये लोग ज्यादा बात नहीं करते किसी से, ठीक है, कम बोलते हैं, सोशली मतलब कम, मतलब एंटी सोशल तो नहीं कहेंगे, मतलब ये सोशल नहीं होते। ठीक है, गुस्सैल टाइप के होते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, तुनक मिजाज टाइप के होते हैं। ये कहना था हिपोक्रेट्स का कि जिनमें येलो बाइल होता है। फिर ब्लैक बाइल पे आते हैं कि ब्लैक बाइल जिन लोगों में होता है उनका नेचर कैसा होता है। अक्सर इस तरीके के जो लोग होते हैं ये पेसिमिस्ट होते हैं, यानी कि निराशावादी टाइप के लोग होते हैं, निराशावादी, उदास से रहते हैं अक्सर ये, उदास, एकांत इनको ज्यादा पसंद होता है, ये अकेले में ज्यादा समय बिताते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना इनको पसंद नहीं रहता। अक्सर ये लोग दुखी आपको ज्यादा दिखेंगे। ये कहना था हिपोक्रेट्स का कि जिनमें ब्लैक बाइल होता है। फिर उन्होंने कहा कि ब्लड, कि जिनमें ब्लड होता है उनमें क्या होता है। जिनमें ब्लड होता है उसमें इन्होंने कहा था कि ये अक्सर जो लोग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि उत्साही होते हैं। अक्सर इनमें आप पाएंगे कि ये आशावादी टाइप के होते हैं। सामाजिक टाइप के होते हैं कि लोगों से मिलना जुलना इनको ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या क्या देखा, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड, एंड अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लेजम के बारे में कि भाई फ्लेजम में क्या होता है। बात करें फ्लेजम की तो देखिए फ्लेजम में जो लोग होते हैं अक्सर ये लोग शांत किस्म के होते हैं। ठीक है, शांत। अब शांत होने का मतलब ये नहीं कि ये इनकी तरह उदास होते हैं, नहीं, ये खुश रहते हैं, खुश रहते हैं अक्सर, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती ज्यादा, लेकिन शांत किस्म के लोग होते हैं। तो बेसिकली हिपोक्रेट्स ने जब बात की थी टाइप थ्योरी में तो इन्होंने चार टाइप्स बताए थे बेस्ड ऑन बॉडीली फ्लूइड्स, और उसमें भी उन्होंने फिर हर एक की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया था कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। ठीक है, तो अब हमने हिपोक्रेट्स को डिस्कस कर लिया, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगली जो मैं थ्योरी आपको बताने जा रहा हूं ये क्रैशमर की, क्रैशमर। ठीक है, क्रैशमर ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक बनावट कह लीजिए, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज किया था। अब इन्होंने कैटेगराइज किया था, इन्होंने चार तरीके की पर्सनैलिटी बताई थी। पहला जो इन्होंने बताया था वो था पिकनिक टाइप। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने बताई थी वो था एस्थेनिक। नेक्स्ट था एथलेटिक, और लास्ट जो इन्होंने बताई थी वो थी डायप्लास्टिक, डायप्लास्टिक। तो इस तरीके से आपने देखा ये चार तरह की थ्योरी टाइप्स जो है वो क्रैशमर ने अपनी थ्योरी में बताई थी। चारों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या होता है। बेसिकली इन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को यहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई इस तरह के लोग जो होते हैं इनका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता है, और उसके साथ साथ उन्होंने उसकी थोड़ी सी पर्सनैलिटी बताई थी। पिकनिक टाइप के जो लोग थे उसको उन्होंने कहा था कि अक्सर जो ये लोग होते हैं इनकी कद काठी जो होती है मतलब ज्यादा नहीं होती, इनका शरीर मोटा होता है। ठीक है, मतलब गर्दन इनकी छोटी होती है,
छोटी गर्दन होती है, कद इनका मोटा मोटा होता है, ज़्यादा लंबे नहीं होते, कम इनकी हाइट होती है, कम इनकी लंबाई होती है, ठीक है, इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। तो ये आप पाएंगे कि ऐसे अक्सर लोग जो होते हैं ना वो सामाजिक टाइप के होते हैं, खाने पीने से इनको ज़्यादा प्रेम होता है, खाना पीना इनको बहुत पसंद होता है, ठीक है, खाने पीने से इनको बहुत प्रेम होता है, खाना पीना इनको पसंद होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पिकनिक टाइप। अब आता है अगला एस्थेनिक टाइप। एस्थेनिक टाइप के जो लोग होते हैं ये पतले होते हैं, थोड़े पतले, लंबे होंगे, ठीक है, इनकी कद काठी कैसी होगी, लंबी होगी। ये लोग जो होते हैं अक्सर ये गुस्सैल टाइप के होते हैं, चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, अक्सर चिड़चिड़े, ठीक है। ये थोड़े असामाजिक भी होते हैं, असामाजिक मतलब इनको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं होता। नेक्स्ट इज एथलेटिक। एथलेटिक कौन होते हैं, एथलेटिक होते हैं जो कि हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब हष्ट पुष्ट होते हैं, है ना, हष्ट पुष्ट कहते हैं ना, हट्टे कट्टे। इनकी कद काठी जो होती है वो सामान्य होती है, ठीक है, शरीर इनका सामान्य होता है, हट्टे कट्टे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पतले हैं या बहुत ज्यादा मोटे हैं। फिट किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो हम कहते हैं, ये वो होते हैं एथलेटिक में, ठीक है। ये बहुत ही सामाजिक लोग होते हैं, खुश मिजाज टाइप के होते हैं, खुश मिजाज टाइप के होते हैं ये लोग। इमोशनली खुद को अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं, ना ही ज्यादा दुखी रहते हैं अक्सर, ना ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बेसिक पर्सनैलिटी होती है। और डायस्प्लास्टिक में कौन से लोग आते हैं, जिनमें जो पर्टिकुलर किसी एक टाइप में नहीं आते बल्कि मिक्स होते हैं सभी के, ठीक है। ऐसी भी पर्सनैलिटी होती है जिनमें कि हो सकता है आपको कि वो मोटे हों, गुस्सैल हों, ठीक है, या कई बार आपको मिलेंगे पतले होंगे, खाना पीना उनको पसंद होगा लेकिन खाना पीना लगता नहीं शरीर में। ऐसे लोग भी होते हैं, पतले होते हैं, सामाजिक होते हैं, या कई बार तीनों ही गुण आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये इन तीनों का ही मिक्सचर होते हैं डायप्लास्टिक के वाले। तो इस तरीके से आपने देखा क्रैशमैन ने जो थ्योरी दी थी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे दी थी, और इसमें इन्होंने ये चार टाइप इन्होंने बेसिकली बताए थे, पिकनिक टाइप, एस्थेनिक टाइप, एथलेटिक एंड डायप्लास्टिक। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए हम अगले पर बढ़ते हैं। अब अगली जो थ्योरी है वो है शेल्डन की। शेल्डन ने भी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर ही ये थ्योरी है वो दी थी। इसमें भी इन्होंने क्या किया था कि तीन तरह के लोग बताए थे। पहला जो था इनका वो था एंडोमॉर्फिक, दूसरा इन्होंने जो बताया था वो था मेसोमॉर्फिक, एंड थर्ड जो था वो था एक्टोमॉर्फिक। तो ये तीन तरह की पर्सनैलिटी शेल्डन ने बताई थी, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। इनको समझने का तरीका एक ये है कि आप इसके लिए देखिए, आपके नियर बाय ना ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जो किसी ना किसी में फिट बैठते होंगे। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन लोगों को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर ले। देखिए वैसे तो ये अब मतलब मजाक हम नहीं उड़ा रहे यहाँ पे किसी की पर्सनैलिटी का, लेकिन आपको जस्ट एक याद करने के लिए कि हाँ भाई आपके आसपास कोई ना कोई लोग होंगे जो इसमें फिट बैठते होंगे, आप उनकी इमेज दिमाग में अपने बना सकते हैं जिससे कि आप उनको लिंक कर पाए। अब एंडोमॉर्फिक है, तो एंडोमॉर्फिक में देखिए ये लोग कौन होते हैं, ये अक्सर मोटे, जिनकी कद छोटी होती है, गर्दन इनकी छोटी होती है, दिखती नहीं है दिखती तो है मतलब कम होती है, ठीक है। अक्सर जो मोटे लोग होते हैं वो एंडोमॉर्फिक में आते हैं। और आपको ध्यान हो अभी हमने जो ये पढ़ा था क्रैशमर की थ्योरी, उसमें जो पिकनिक टाइप के लोग थे वो एंडोमॉर्फिक में आते थे, ठीक है। तो अक्सर जो मोटे लोग होते हैं वो एंडोमॉर्फिक में आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। वही मेसोमॉर्फिक में कौन होते हैं, जो कि हट्टे कट्टे होते हैं, हष्ट पुष्ट टाइप के जो लोग होते हैं ना, हट्टे कट्टे, बिल्कुल कद काठी जिनकी सामान्य होती है,
शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होते हैं, ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे। और क्रैशमर वाले में जो एथलेटिक जो टाइप थी वो मेसोमॉर्फिक टाइप यहाँ पर है, ठीक है। इसी प्रकार जो एक्टोमॉर्फिक है इसमें कौन लोग हो जाएंगे, इसमें जो पतले दुबले लोग होते हैं, पतले दुबले लंबे, ये लंबे होते हैं अक्सर, ये लोग इनमें आते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, एंडोमॉर्फिक जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, मेसोमॉर्फिक जो सामान्य हट्टे कट्टे होते हैं, शरीर उनका ठीक होता है, और एक्टोमॉर्फिक कौन होते हैं, जो पतले दुबले लेकिन लंबे होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये तीनों पता होने चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो थ्योरी है वो जुंग के द्वारा दी गई है। अभी तक हम 3 डिस्कस कर चुके हैं, ये चौथी है, जुंग। जुंग ने जो पर्सनैलिटी बताई थी बेसिकली वो इंटरनल जो एस्पेक्ट होता है पर्सनैलिटी का, यानी कि किसी व्यक्ति के बिहेवियर के आधार पे उन्होंने बताया था कौन कितना सामाजिक है, उसके आधार पे बताया था। तो इन्होंने 2 तरह की पर्सनैलिटी बताई थी, जो कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि पर्सनैलिटी 2 ही तरह की होती है। एक इन्होंने बताया था इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। आई होप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपने सुना भी होगा। इंट्रोवर्ट अक्सर उन लोगों को कहा जाता है जो कि सामाजिक नहीं होते, अकेले में रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों से मिलना जुलना इनको पसंद नहीं होता, एकांत में रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं। ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, है ना, शाई किस्म के होते हैं, बोलने में झिझकते हैं लोगों से, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, जो कि बहुत ही सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलना जुलना बातें करना इनको पसंद होता है, समाज में रहना, लोगों के साथ उठना बैठना इनको पसंद होता है, ये एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपने सुना होगा अक्सर, है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इस तरीके से 2 तरह की पर्सनैलिटी जुंग ने बताई थी। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि भाई सिर्फ इन्होंने क्या किया कि पर्सनैलिटी 2 तरीके से कैटेगराइज कर दी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मतलब आप देखेंगे तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट क्या एक दूसरे के बिल्कुल एक्सट्रीम है। तो साइकोलॉजिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट हुआ या फिर एक्सट्रोवर्ट हुआ, भाई बीच का भी तो कोई रास्ता होगा। तो इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के अलावा एक एम्बीवर्ट भी होता है। एम्बीवर्ट में शायद ए आएगा या ई आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई थिंक ए आएगा एम्बीवर्ट, ई भी हो सकता है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट भी इन्होंने कहा था कि भाई, इन्होंने नहीं कहा था, बाकी साइकोलॉजिस्ट ने जब इनको क्रिटिसाइज किया तो क्रिटिसिज्म में कहा था कि सिर्फ इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होता बल्कि एम्बीवर्ट टाइप भी होता है। तो मेनली ये आप कह सकते हैं ये 3 तरह के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ये किस तरीके से बिहेव करते हैं उसके आधार पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, फिफ्थ, जो कि किसने दिया था, आइजेंक ने दिया था। आइजेंक ने जब पर्सनैलिटी को डिफाइन किया तो बेसिकली जो ये अभी हम पढ़े ना जुंग की थ्योरी, इनकी थ्योरी के आधार पे इन्होंने एक तरीके से क्रिटिसाइज ही किया था उनको। उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सनैलिटी या तो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हाँ दोनों का मिला जुला रूप होता है, कोई कम हो सकता है कोई ज्यादा हो सकता है, एक कॉन्टिनम होना चाहिए, मतलब कहने का ये था। तो इस प्रकार से आइजेंक ने कहा था कि इन्होंने 3 तरह की पर्सनैलिटी बता दी थी। पहला जो इन्होंने बताया था वो बताया था इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये पहला था, ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि भाई कोई भी पर्सनैलिटी जो होती है इंट्रोवर्ट और या एक्सट्रोवर्ट, ऐसा नहीं है कि या तो इंट्रोवर्ट होगी या एक्सट्रोवर्ट होगी, बल्कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक कॉन्टिनम होगा। और हो सकता है कोई व्यक्ति यहां पर हो, यहां पर होने का मतलब क्या है कि इंट्रोवर्ट ज्यादा है एक्सट्रोवर्ट कम है, क्योंकि इससे दूर है ना। कोई हो सकता है यहाँ पे हो कि बराबर है, इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है। कोई हो सकता है कि भाई एक्सट्रोवर्ट ज्यादा है इंट्रोवर्ट कम है। तो कहने का मतलब ये था कि कॉन्टिनम बताया था इन्होंने आइजेंक ने, और कहा था कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रीम नहीं होते बल्कि इसे कॉन्टिनम पर होते हैं, इनका मिक्स रूप भी ये हो सकते हैं। ये कहा था आइजेंक ने, पहला इन्होंने टाइप बताते हुए।
दूसरा जो इन्होंने दिया था न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी बताते हुए उन्होंने कहा था कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म का मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, जल्दी गुस्सा आना, ठीक है, जल्दी किसी बात पे चिढ़ जाना, दुखी हो जाना, रो देना, इमोशनली ये बैलेंस्ड नहीं होते, ये सामाजिक भी नहीं हो पाते इस वजह से, ठीक है, क्योंकि ये ठीक से खुद को इमोशनली कंट्रोल नहीं करते, तो ये असामाजिक होते हैं अक्सर, और इस वजह से इनको कई तरह की दिक्कतें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक पर्सनैलिटी होती है स्टेबिलिटी, मतलब ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी इनमें इमोशंस मूड स्विंग्स नहीं होते कि कभी गुस्सा हो रहे हैं कभी खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्टेबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये सामाजिक भी होते हैं, लोगों के साथ रहना घुलना मिलना इनको पसंद होता है, स्वास्थ्य भी इन लोगों का अच्छा होता है जो लोग स्टेबल होते हैं, और जो न्यूरोसिस टाइप के होते हैं उनका हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन होता है। ये बताया था किसने? ये बताया था आइजेंक ने दूसरी थ्योरी में। और जो तीसरी और जो लास्ट इन्होंने बताई थी, इसमें इन्होंने इनको साइकोस्टिसिज्म कहा था। साइकोटिसिज्म वर्सेस सुपर ईगो, इसको इन्होंने डिफाइन करते हुए कहा था कि भाई साइकोटिसिज्म किस्म के वो लोग होते हैं जो कि असामाजिक टाइप के होते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों के साथ ये ठीक से व्यवहार नहीं करते, अक्सर ये चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, गुस्सैल, ठीक है, या जिनमें थोड़ा सा इड ज्यादा होता है। इड मतलब थोड़े से ये सेटिस्फेक्शन बेस्ड बिहेवियर इनका ज्यादा होता है। वहीं सुपर ईगो टाइप के जो लोग होते हैं वो इनके बिल्कुल अपोजिट होते हैं, सामाजिक होते हैं, दूसरे लोगों के साथ धैर्य से रहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ये इस तरीके की पर्सनैलिटी इन्होंने आइजेंक ने बताई थी, ठीक है। तो ये था आइजेंक की थ्योरी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म वर्सेस सुपर ईगो। आई होप आप समझ पाए होंगे, आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा इसमें और कोई थ्योरी नहीं बचती है टाइप थ्योरी में। हमने यहाँ पे मेनली 5 साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई थ्योरीज को डिस्कस किया टाइप थ्योरी में। इसके अलावा इसमें और कोई थ्योरी नहीं है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।